यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहला आता है कि सकल घरेलू उत्पाद। सीधा प्रश्न आएगा यहाँ पर हेडिंग लगाता हूँ मैं आर्थिक समीक्षा। ये आपकी आर्थिक समीक्षा है और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आर्थिक समीक्षा 2024। और जहां तक मुझे पता है आप लोगों ने इसको रट भी रखा होगा, नहीं रट रखा होगा तो काम आ जाएगा ये सेशन, पढ़ लेना यहाँ से। जी हाँ, पहली चीज यहाँ से आता है सकल घरेलू उत्पाद। एक तो आता है कि राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद कितना है। सकल घरेलू उत्पाद की बात करें अर्थात यहाँ पर जीडीपी की बात करते हैं या एसडीजीपी की बात आती है। और ये जो सकल घरेलू उत्पाद है ये दो मूल्यों के ऊपर काउंट होता है। एक तो काउंट होता है आपके स्थिर मूल्यों के ऊपर और दूसरा काउंट होता है आपके प्रचलित मूल्यों के ऊपर। कभी चर्चा बाद में करेंगे स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य क्या होता है और इस पे काउंट क्यों किया जाता है। अभी हम आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की बात करें स्थिर मूल्यों के आधार पर ये आ जाता है 90 62 94। ये स्थिर मूल्यों के आधार पर आता है 90 62 94। 90 62 94 करोड़ की बात करें यहां से आ जाता है 90 62 94 करोड़। और यदि इसके अलावा मैं प्रचलित मूल्यों की बात करूं तो इसके आधार पर आ जाता है 170 43 39। ये आ जाता है आपके 170 43 39। मतलब कि जैसे भी आप लोग इसको याद रखते हो वैसे आपको याद रखना है। याद रखना पूछेगा कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है असत्य है, या वहां से पूछेगा कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्यों के आधार पर राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, ये यहाँ से आ जाता है। उसके बाद में यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं जीडीपी वृद्धि दर। जीडीपी वृद्धि दर की बात करूं या जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करूं कि जीडीपी की वृद्धि दर क्या है मेरे बच्चों, इसके आंकड़े भी दो मूल्यों के आधार पर आते हैं, वही स्थिर मूल्यों के आधार पर और प्रचलित मूल्यों के आधार पर। यदि मैं स्थिर मूल्यों के आधार पर राजस्थान की जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करूं ये आती है आपके 7.82%, 7.28%, 7.82%। और यदि मैं प्रचलित मूल्यों के आधार पर बात करूं तो ये आ जाता है आपके 12.02%। जी हाँ, ये इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्यों के आधार पर राजस्थान की जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है 7.82% यहाँ पर आ जाती है। और इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर बात करूँ प्रचलित मूल्यों के आधार पर तो 12.02% यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं सब। उसके बाद आगे चलें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से, और वो आता है कि जीडीपी की बात करें या सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान, एक यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान की बात करें, वर्धन में योगदान अर्थात राजस्थान की जो जीडीपी है इस जीडीपी के अंदर अलग अलग सेक्टरों का कितना योगदान होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में अलग अलग पहलुओं का योगदान होता है। नमस्कार भाई, नमस्कार जी। अब उसी को लेकर के बात यहाँ से आती है और इसकी मूल्य भी, इसकी गणना भी दो मूल्यों के आधार पर होती है। एक होती है स्थिर मूल्यों के आधार पर और दूसरी गणना होती है प्रचलित मूल्यों के आधार पर, प्रचलित मूल्यों के आधार पर। और यहाँ से पर्सन जो आता है वो ये आता है क्योंकि किसी जीडीपी के अंदर योगदान जो है ना वो 3 फैक्टर का होता है। यहाँ से फटाफट पढ़ लेना, इसके अंदर बहुत सी चीजें यहाँ पे नहीं कि हम लोग बातें करते रहेंगे। यहाँ से शाम वाली कक्षा में बातें करेंगे, आधे घंटे का नंबर आता है साहब जी। तो यहाँ पर ये जो योगदान होता है ये उद्योगों का होता है, उद्योग का होता है, एक कृषि का होता है और एक सेवा क्षेत्र का। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 3 सेक्टरों के ऊपर निर्भर करती है, उद्योग, कृषि और सेवा के ऊपर। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ उद्योगों को लेकर के, सर उद्योगों का स्थिर मूल्यों के आधार पर योगदान कितना है तो ये आ जाता है 28.39%, 28.39% है। और यदि प्रचलित मूल्यों के आधार पर बात करूँ तो ये हो जाएगी आपके 27.16%। उसके बाद में कृषि क्षेत्र की बात करूँ तो कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्यों के आधार पर योगदान आता है 26 दूनी 52 और 2 54। जी हाँ, 26.54%। और यदि प्रचलित मूल्यों के आधार पर बात करूं तो ये आ जाता है 26.92%, 26.92%। और उसके बाद में यदि मैं सेवा क्षेत्र की बात करूं ओके भाई जी, यदि मैं यहाँ पे सेवा क्षेत्र की बात करूँ, गुरुजी सेवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों के आधार पर आ जाता है आपका 45.07%। और यदि मैं प्रचलित मूल्यों के आधार पर सेवा क्षेत्र के योगदान की बात करूँ तो ये आपके आ जाता है 45.92%। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न आता है कि राजस्थान की जीडीपी की बात करें या सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस सेक्टर का योगदान है, या ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका आता है, सेवा क्षेत्र का आ जाता है। ये पूछ लिया जा सकता है, पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद एक आता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। सीधे प्रश्न लिखा रहा हूं यहाँ पर मैं, एक आ सकता है हमारे यहाँ पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें अर्थात सामान्यतः क्या होता है, जो आपकी जीडीपी होती है ना उस जीडीपी में से जो खर्चा निकाल दिया जाए, डेप्रिसिएशन की बात करें, वो जो डेटा याद नहीं होता। हाँ, इसे पक्की बात है, डेटा याद नहीं होता, डेटा याद करने में समस्याएं होती है, लेकिन 2-4 बार देखोगे ना आप इसको ऐसे करना। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना इसको रटने की कोशिश मत करना। इकोनॉमिक सर्वे जो डाटा आप लोग लिख रहे हो उसको रोजाना एक बार आंखों के सामने से निकाल लेना, एक बार आंखों के सामने से निकाल लेना तो माइंड में थोड़ा छप जाएगा। जी हाँ, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें, यदि हम इसको स्थिर मूल्यों के आधार पर बात करें कि गुरुजी स्थिर मूल्यों के आधार पर कितनी है तो ये आ जाती है 79 63 52 करोड़ की बात की जाती है। और यदि मैं यहाँ पर प्रचलित मूल्यों के आधार पर कहूं कि सर सकल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो ये आता है 152 49 50। ये आ जाता है आपके 152 49 50 करोड़ रुपए। ये आ जाता है आपके यहाँ पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें। और उसके बाद में आपकी वार्षिकांकन की बुकशाला पे नहीं आ रही, देखता हूं बेटा यहाँ से। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आता है वो आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कि गुरुजी प्रति व्यक्ति आय क्या है,
राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, और इसकी गणना भी दो मूल्यों के आधार पर ही होती है, एक स्थिर मूल्यों के आधार पर और दूसरा परिवर्तित मूल्यों के आधार पर। यदि मैं प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों के आधार पर बात करूं, स्थिर मूल्यों के आधार पर बात करूं तो ये हो जाएगी आपके 96,638, ये आपके 96,638 रुपए, और ये रुपए क्या है, सालाना की, एक व्यक्ति की आय 96,638 रुपए सालाना है। और यदि मैं परिवर्तित मूल्यों के आधार पर बात करूं कि राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो ये पहुंच जाती है 1 लाख रुपए से ऊपर, 1,85,053 रुपए, 1,85,053 रुपए जो है ना, रुपए ये सालाना यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय भी आपके एग्जाम में आ सकती है, तो सकल राज्य मूल्य वर्धन की बात करें ये भी आ सकता है, जीडीपी में किसका योगदान आ जाता है साहब। जी हाँ, चलो और आगे बढ़े यहाँ से। हाँ, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है कि भाई आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक खर्च वाला मद कौन सा है। एक प्रश्न आ जाए कि राज्य में सर्वाधिक खर्च, राज्य में सर्वाधिक खर्च वाला मद कि राजस्थान सरकार के द्वारा सबसे अधिक खर्चा किस क्षेत्र पे किया जा रहा है। मतलब 2024-25 में राजस्थान सरकार के द्वारा, कल की पीडीएफ नहीं आती है क्या अभी तक, राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वाधिक जो मद है, सर्वाधिक पैसा किसके ऊपर खर्च किया गया, तो ऊर्जा क्षेत्र पे किया गया था। ये किया गया आपके ऊर्जा क्षेत्र पे किया गया था, और ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर किया गया था 14.13%। एक पीडीएफ देखना परसों वाली और कल वाली जी, यहां से आ जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं सब, इस और आगे चलें, इस और आगे के अंदर जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो आपके एग्जाम के में काम आने वाला है, पूरी कहानियां नहीं लिख रहा मैं। इकोनॉमिक सर्वे, वो इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा रहा जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, मैं वो सब बातें जो आपके एग्जाम में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक आ जाए कि भाई दिसंबर 2024 तक राजस्थान की अधिस्थापित क्षमता कितनी है। एक आ जाए कि दिसंबर 2024 तक राज्य में ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता की बात करें, अधिस्थापित की बात करें या अधिस्थापित की बात करें, अधिस्थापित क्षमता कितनी है, तो मेरे को ये क्षमता कितनी आ जाएगी, एग्जैक्ट डाटा आएगा आपके एग्जाम में, और ये हो जाएगी 26,325.19 मेगावाट, 26,325.19 मेगावाट। जी हाँ, यदि आ जाए कि राजस्थान में दिसंबर 2024 तक अधिस्थापित क्षमता की बात करें ये कितनी है साहब, तो ये आपके यहाँ से हो जाएगी कितनी है, 26,325 मेगावाट। एक सीधा प्रश्न है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। ऊर्जा के क्षेत्र में और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन नहीं जाना है यहाँ पर, नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना किसी के ऊपर, ठीक है। चलो और आगे बढ़े यहाँ से गुरुजी। और यहाँ पर क्या आता है, इसके अलावा एक आ जाता है आपके यहाँ पर पीएम सूर्य घर, एक यहाँ पर आ जाता है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली योजना को लेकर के प्रश्न आ सकता है, मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। वैसे ये शायद आपके फ्लैगशिप योजना के रूप में भी आ जाती है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें, इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई थी। इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी आपके 13 फरवरी वर्ष 2024 को, और इसके अंदर कहा गया था कि लोगों को घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाएगा और उन्हें 300 मेगावाट फ्री बिजली जाएगी। इसमें क्या कहा गया था, इसमें उद्देश्य था कि भाई 1 करोड़ घरों पर क्या लगाया जाएगा, सोलर पैनल लगाया जाएगा। सोलर पैनल लगा करके और क्या दिया जाएगा, 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की गई थी कि 300 यूनिट फ्री क्या देंगे, बिजली देंगे। और यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट जो आता है आपके यहाँ से आता है, इसी के तहत राजस्थान के अंदर भी कहा गया था कि हम क्या देने वाले हैं, हम आपको देने वाले हैं क्या, 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने वाले हैं। ये आपके यहाँ पर कहा गया था सर। इसके तहत हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसी के तहत कहा गया था हम आपको क्या देंगे, 150 यूनिट फ्री बिजली देने वाले हैं। याद आ रहा हो तो आपको। चलो आगे देखें साहब, क्या कहा बेटा सर, 1850-53 अभी जमादार में आया था। ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, आज तक नहीं था बेटा, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार था। हाँ, 1,85,053 अभी जमादार में आया था क्या, ये क्या, अच्छा ये 1,85,000 जो था 053 की बात करें, जमादार में आया था क्या। एक बच्चा कह रहा है सर ये प्रश्न तो अभी जमादार में आया था। हाँ आया होगा, और एग्जैक्ट सीधा प्रश्न आता है, किंतु परंतु आता ही नहीं है। एक बच्चे ने कहा, ये कोमल मीना करिए, तो ये प्रश्न तो यूं सीधे आएंगे बेटा, ये जब में सीधे ही प्रश्न आता है, इनमें कोई किंतु परंतु होता ही नहीं है कि गुरुजी क्या है और क्या नहीं है, है ना। इसमें सीधा प्रश्न आएगा, यहाँ पर घूमने फिरने की जरूरत ही नहीं साहब। अपलोड है, ठीक है जी, एकदम सीधा यहाँ पर है, किंतु परंतु होगा ही नहीं यहाँ पर, ये यहाँ से आ जाती है। चलो आगे देखें यहाँ से। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक इसमें योजना की बात की गई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। एक यहाँ पे चर्चा की गई थी आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना की बात की कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना चलाई जा रही है। और इस मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत दो बातें कही गई थी। एक तो कहा गया था कि भाई आपका जो घरेलू उपभोग है ना, घरेलू उपयोग की बात करें, इस घरेलू उपयोग के तहत तो आपको पता क्या दिया जा रहा है, 100 यूनिट फ्री दी जा रही है। और अब इसको कितना करने की घोषणा कर दी गई, 150 यूनिट करने की घोषणा कर दी गई है। एक तो यह था, और दूसरा यहाँ पर कहा गया था आपके कृषि कार्यों की बात करें, और कृषि कार्यों में क्या कहा गया था कि प्रतिमा
2000 यूनिट ये क्या दी जा रही है, फ्री, प्रति माह 2000 यूनिट फ्री दी जा रही है। लेकिन यदि 2000 यूनिट से अधिक उपभोग है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन और कही गई थी कि यदि उपभोग 2000 यूनिट से अधिक तो 1000 रुपए की सब्सिडी, तो 1000 रुपए की सब्सिडी होगी। यदि उपभोग 2000 यूनिट से अधिक है तो 1000 रुपए की सब्सिडी होगी। ये आपके यहां से आ जाता है सब। हाँ, चलो, इसके अलावा इसी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक हमारे यहाँ पर सोलर पार्कों की बात की गई थी, सोलर पार्कों की बात कि गुरुजी राजस्थान में सोलर पार्क है। हाँ, राजस्थान के अंदर सोलर पार्क है मेरे बच्चों। एक तो यहाँ पर सोलर पार्क आ जाता है, बड़ला सोलर पार्क की बात की गई थी कि एक तो यहाँ पर आपका है बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क। और ये बड़ला सोलर पार्क जो है ना, ये आपके फलोदी के अंदर है। और यदि हम इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता आ जाती है 2245 मेगावाट। और एक यदि मैं बात करूं तो इसका निर्माण जो हुआ है ना, ये निर्माण मेरे गुरुकुलों 4 चरणों में हुआ है और एग्जामों में पूछा गया हुआ है कि इसका निर्माण 4 चरणों में। बेसिकली आप लोगों ने इसको ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। यदि आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी के तहत इस चैप्टर को पढ़ा भी होगा कि 2245 मेगावाट का है और 4 चरणों में इसका विकास किया गया था। पहले चरण में राजस्थान सोलर पार्क, यहाँ पे 4 चरण कौन कौन से थे? जो पहला चरण आया था उसका विकास किया था राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट ने, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा पहले चरण का विकास किया गया था। उसके बाद में नंबर 2 की बात करें, दूसरा जो चरण आया था, सेकंड चरण की बात करें, उसका विकास भी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट ने। तीसरा जो चरण आया था उसका विकास किया था IL&FS के द्वारा। और चौथा जो चरण है इसका विकास किया था आपके अडानी ग्रुप ने। जी हाँ, तो बड़ला सोलर पार्क ये पूछ सकता कहां पर है? फलोदी के अंदर है, 2245 का। जी हाँ, इसके द्वारा यदि हम बात करें, फलोदी पोखरण सोलर पार्क आता है, एक आता है आपके यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर है फलोदी पोखरण सोलर पार्क। फलोदी और पोखरण में फैला हुआ सोलर पार्क है साहब। और फलोदी पोखरण सोलर पार्क की बात करें, ये 750 मेगावाट का है, ये 750 मेगावाट का है। और इसका विकास जो किया था ये असेल सूर्य ऊर्जा कंपनी ने किया था। ये किया था आपके असेल सूर्य ऊर्जा कंपनी, असेल सूर्य ऊर्जा कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया। जैसे एक फतेहगढ़ सोलर पार्क आ जाता है सब, एक यहां पर जाएगा आपके फतेहगढ़ सोलर पार्क। और मेरे गुरुकुलों ये कहां पर है? फतेहगढ़ सोलर पार्क, ये तो आपके जैसलमेर में है। और फतेहगढ़ सोलर पार्क की बात करें, ये आपके 1500 मेगावाट का है, 1500 मेगावाट का है। और इसका विकास किया है आपके अडानी ग्रुप ने। ये किसने किया है? अडानी ग्रुप ने किया है। जी हाँ, ठीक है साहब। इसके अलावा एक नोक सोलर पार्क आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, BSTC का देखेंगे बेटा। अभी यहाँ देखो, एक आता है आपका नोक सोलर पार्क है। अब एक तो नोक सोलर पार्क है, एक तो नोखा है। नोखा जो है ना वो बीकानेर में है। और नोख की बात करें, ये आपके जैसलमेर में सब आर्मी परेड में देखते हैं बेटा। नोक सोलर पार्क की बात करें, ये आपके कहां पर है? ये आपके जैसलमेर के अंदर है। और ये 925 मेगावाट का है, 925 मेगावाट का है। और किसके द्वारा इसका विकास किया जा रहा है? आपके राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा। इसके अलावा और यदि हम बात करें, एक बोडाना सोलर पार्क है। ये तो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बोडाना सोलर पार्क कहां पर है। आपके हो सकता है एग्जाम में, थर्ड ग्रेड वालों, आपके एग्जाम में बोडाना सोलर पार्क कहां पर है इतना ही आ जाए। बोडाना सोलर पार्क कहां पर? जैसलमेर में। आपके आगे यहां से कितना सोलर मेगावाट का ये पूछने की संभावना कम है, कितना मेगावाट का है ये पूछने की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन आपको यहां से ये जरूर पूछ सकते हैं ये सोलर पार्क कहां पर है, ये सोलर पार्क कहां पर है। तो यदि आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो बेसिकली ये जरूर याद रखना है कहां पर है। और बोडाना सोलर पार्क जैसलमेर के अंदर 2000 मेगावाट का, ये आपके 2000 मेगावाट का है। और किसके द्वारा? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट के द्वारा। और एक पुगल की बात करें, 2450 मेगावाट का एक आ जाता है आपका पुगल सोलर पार्क है, पुगल सोलर पार्क। और ये जो है ये आपके बीकानेर के अंदर है और इसकी क्षमता है 2450 मेगावाट और राजस्थान सोलर पार्क के द्वारा। और यदि अब पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पे बन रहा है, तो पुगल के अंदर बन रहा है, पुगल में कहां बन रहा है? आपके पुगल में बन रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। जी हां, उसके बाद में यहां पे थोड़ा सा आगे चलें, एक आया था राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। जी, एक आपके यहां से इंपॉर्टेंट है, लिखता हूं इंपॉर्टेंट, राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब है कि साफ सुथरी ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी की बात की जाती है। और राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की बात करें, यदि ऐसा पूछा जाए कि गुरुजी ये लागू कब से हुई, तो आई थी 4 दिसंबर 2024 को। यदि हम इसकी अवधि की बात करें, गुरुजी इसकी अवधि कितनी है, तो इसकी अवधि है 31 मार्च वर्ष 2029। और इसी की बात करें,
इसी के तहत एक और आता है कि गुरुजी इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था आपके, इसका लक्ष्य था कि 2030 तक 2000 KTPA का उत्पादन। जी हाँ, KTPA का मतलब क्या होता है, किलो टन पर एनम, कि 2030 तक 2030 KTPA का उत्पादन करना इसका लक्ष्य था। 2000 KTPA का उत्पादन करना इसका लक्ष्य था। एग्जैक्ट सीधा प्रश्न आएगा कि राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति कब आई, ये आ सकता है, इसकी अवधि आ सकती है, या इसका लक्ष्य आ सकता है, इसका लक्ष्य आ सकता है। जी हाँ, उसके बाद में यदि मैं यहाँ पर सड़कों की बात करूँ तो सड़कों को लेकर के एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वैसे इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो आपके काम के हैं, वो आपके है कि मार्च 2024 तक, वो आपके हैं कि मार्च 2024 तक, अब मार्च 2024 तक क्या, राज्य में सड़कों की लंबाई, मैंने कहा ना सार बता रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे नहीं बता रहा हूं, उस इकोनॉमिक सर्वे का सार। तो राज्य में सड़कों की लंबाई 31 71 21 कितनी है, 31 71 21 किलोमीटर, अर्थात 3,17,121 किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। और एक राज्य में मार्च 2024 तक राज्य में सड़कों का घनत्व भी प्रश्न पूछा जाता है, घनत्व का, और घनत्व कितना है, 92.66, जी हाँ 92.66 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की बात करें, ये 92.66 आ जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, है इंपॉर्टेंट, और एग्जैक्ट सीधा प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, सीधा प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर कुछ भी यू नहीं है। दूसरा एक आपके यहाँ पर छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है कि हमारे यहाँ पर राज्य राजमार्गों की बात करें, एक हमारे यहाँ पर आता है राज्य राजमार्ग का मतलब होता है स्टेट हाईवे, इसका मतलब होता है स्टेट हाईवे। एक तो होता है नेशनल हाईवे, ये स्टेट हाईवे की बात करूं, राज्य राजमार्ग के विकास कार्यक्रम, तो राजस्थान में राज्य राजमार्गों के विकास के लिए कार्यक्रम है, प्रश्न आ सकता है, वो कार्यक्रम का नाम दे सकता है और पूछा जाएगा ये कि इसका संचालन किसके सहयोग से है। तो एक तो राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम है, राज्य राजमार्ग, एक तो आता है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, एक तो ये आता है विकास कार्यक्रम, सीधा आता है कि राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। और मेरे गुरुकुल ये किसके सहयोग से, तो याद रखना इसका संचालन किया गया आपके वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। और एक हमारे यहां से आता है राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ABD, है ना भाई, एक आ जाता है राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, एक आता है राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम की बात करें, निवेश कार्यक्रम। और मेरे गुलगुलो राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम की हम बात करें, इसका संचालन ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म है आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके सहयोग से संचालित किया जाता है। प्रश्न आएगा यूं हूबहू का हूबहू आएगा, तो हूबहू का हूबहू आएगा यहां से। एक आता है यहां से अमृत मिशन को लेकर के, ये आपके फ्लैगशिप योजना भी है और इंपॉर्टेंट है। अमृत मिशन हमारे देश में अमृत मिशन 25 जनवरी 2015 को आया था। अमृत मिशन की बात करें, ये आया था आपके 25 जनवरी 2015, 25 जून का नाम है, सॉरी 25 जून, ये अभी जनवरी चल रहा है ना इसलिए आ गया। 25 जून 2015 को हमारे देश में एक मिशन आया, इसका नाम था अमृत मिशन। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि भाई देश के 500 शहरों में, देश के 500 शहरों में आधारभूत ढांचे का विकास करना, आधारभूत ढांचे का क्या करना, विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अमृत मिशन 2.0, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमृत मिशन 2.0 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जी अमृत मिशन 2.0 1 अक्टूबर 2021, ये कब आया, 1 अक्टूबर 2021 को आया। बस सुनना है आपको, ये आपको रोजाना बस 5 मिनट आंखों के सामने से निकालना, इनको रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। इनको सिर्फ लास्ट टाइम में आंखों के सामने से निकालते रहो, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। लास्ट टाइम में सिर्फ आपके सामने आंखों के सामने से होने चाहिए और आपको इसको आंखों के सामने से निकालना है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्र में, इसका उद्देश्य था शहरी क्षेत्र में हर घर नल से जल, कि शहरी क्षेत्र में हर घर क्या पहुंचाना, नल से जल पहुंचाने की बात की गई थी। और इसके अंदर एक और आता है वित्त पोषण की, भैया इसके अंदर वित्त पोषण कैसा होगा, वित्त पोषण का मतलब है कि पैसे कैसे दे जाएंगे, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की थी। तो यहाँ पर कहा गया ये डिपेंड करता है वहां की आबादी पर, आबादी पे डिपेंड करता है वित्त पोषण, और आबादी पे डिपेंड करता है वित्त पोषण, और आबादी के आधार पर केंद्र का और राज्य का हिस्सा आता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आबादी के आधार पर, यदि आबादी 1 लाख से कम है, आबादी 1 लाख से क्या है, कम है, यदि आबादी 1 लाख से कम है तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के 50% हिस्सा खर्च करते हैं साहब, दोनों मिलकर के क्या करते हैं 50% हिस्सा। एक यदि आ जाता है आबादी की बात करें, 1 से 10 लाख की आबादी है, 1 से 10 लाख की आबादी है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका कितना 1 से 10 लाख की आबादी है, तो ये कितना आ जाता है भाई,
33.3 और 66.3, केंद्र का हिस्सा 33.3 प्लस राज्य का हिस्सा 66.6% आ जाएगा जी। और यदि हम आबादी 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है, तो यहाँ पर केंद्र का हिस्सा 25% और राज्य का हिस्सा कितना हो जाएगा 75%। ये यहाँ से आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लिया जाता है ऐसे की ऐसे जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये PDF ले जाएगी बेटा ना।